हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम के एक और वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड में ड्यू सोल एनसीवे लेटेस्ट वीडियो होने वाले विद एनईपी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा जो है होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी तक, इसका यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 1 पढ़ने वाले। इससे पहले हमने 2 यूनिट जो है पढ़ के कंप्लीट कर दिया, वीडियो जो है अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने को मिल जाएगी। और भी ड्यू सोल की कई सारी वीडियोस की बुक की वीडियोस बना के हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों को देखनी है तो प्लीज आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आपको कई सारी वीडियोस की लिंक देखने को, कई सारी बुक्स की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 का, जो हमारा लेसन नंबर 1 है, जिसका नाम है प्रारंभिक मध्यकाल की और गुप्तोत्तर राज्य व्यवस्था। यानी जो प्रारंभिक मध्यकाल का जो मध्यकाल था उस टाइम पे गुप्तोत्तर यानी जब गुप्तोत्तर काल चल रहा था उस टाइम पे राज्य व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, तथा समाज में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिले, वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाले विद नोट्स के साथ, और ये एनईपी का सिलेबस होने वाला है। ड्यू सोल एनसीवे सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है प्रारंभिक मध्यकाल की और गुप्तोत्तर राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा समाज में परिवर्तन। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम स्टार्टिंग से। देखो, सबसे पहले देखो, भारतीय इतिहास में मध्यकाल का आरंभ दिल्ली सल्तनत के मुसलमान शासकों से बहुत पहले हो चुका था। यानी जो भारतीय इतिहास है इसका जो मध्यकाल का जो आरंभ है दिल्ली सल्तनत के मुसलमानों से बहुत पहले ही हो चुका था। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखा है, जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल सा लैंग्वेज लिखा है, मैंने खुद इस नोट्स को बनाया, हैंडमेड नोट्स हैं, तो आपको इजीली लगेगा। और सेम आपको बुक में भी आपको ये नोट्स देखने को मिल जाएंगे, सेम आप बुक से इसे मैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे, विंसेंट स्मिथ ने, जो विंसेंट स्मिथ नाम के एक व्यक्ति है, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने मध्यकाल का आरंभ जो है हर्षवर्धन की मृत्यु से बताया। जो मध्यकाल का जो आरंभ है कब से बताया? जो हर्षवर्धन था उसकी मृत्यु से माना है, और इसे आरंभिक मध्यकालीन भारत का प्रथम चरण कहा है। और इसे क्या क्या आरंभिक मानव यानी कि स्टार्टिंग जो मध्यकाल था उसी का जो प्रथम जो चरण है वो कहा गया है। इसे मध्यकालीन हिंदू भारत अथवा राजपूत काल का भी नाम दिया गया है। इसे मध्यकालीन हिंदू भारत अथवा राजपूत काल का भी नाम दिया गया है। पिछले 50 वर्षों के दौरान इतिहासकारों ने प्राचीन काल से मध्यकाल में संक्रमण के लिए, यानी कि ढूंढने के लिए, संक्रमण मीन्स क्या होता है, एक दूसरे तक पहुंचने के लिए अधिक ध्यान दिया है। संक्रमण के अनेक बुनियादी तत्वों पर सहमति के साथ शेष मुद्दों पर विवाद जारी रहे हैं या जारी हैं। यानी कई सारे विवाद भी हैं ये किसी एक साक्ष्य को लेकर के, यानी कोई भी साक्ष्य में वाद विवाद भी होते रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा राज्य व्यवस्था। क्या आता है हमारा? राज्य व्यवस्था। आरंभिक मध्यकालीन राज्य व्यवस्था आरंभिक ऐतिहासिक राज्य व्यवस्था से काफी अलग थी। यानी कि आरंभिक मध्यकालीन राज्य व्यवस्था जो आरंभ में जो मध्य में था, यानी बीच का जो हमारा एक टाइम पे, यानी कुछ टाइम तक चला, उसके बाद जो बीच का जो मध्य जो अर्थव्यवस्था थी, जो राज्य व्यवस्था थी, वो आरंभिक ऐतिहासिक राज्य व्यवस्था से काफी ज्यादा भिन्न थी या फिर अलग थी। प्राचीन राज्य व्यवस्था के विपरीत मध्यकालीन राज्य व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। यानी कि विकेंद्रीकृत मतलब क्या था? वो फैली हुई थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था। जो मौर्य साम्राज्य था वो अत्यधिक क्या था? केंद्रीकृत था, यानी केंद्र में था या फिर जुड़ा हुआ था। जबकि मध्यकालीन राज्य व्यवस्था केंद्रीकृत सामंतवादी ढांचे वाली थी। प्राचीन भारत के शासक राजा की सरल उपाधि धारण करते थे। जो प्राचीन भारत के जो शासक थे वो राजा की सरल उपाधि धारण करते थे, लेकिन आरंभिक मध्यकाल में अधिक शानदार और भड़कीले उपाधियां धारण करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ने लगी। छोटे शासक भी महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने लग गए थे। ठीक है, इसका जो चलन था गुप्तोत्तर, जो ये जो उपाधियां का जो चलन चला था, कब से चला? गुप्त काल के शासकों के समय से ही पनपने लगा था। जो उद्भव हुआ। ठीक है, वह अपने नाम के आगे महाराजा धीराज, परम भट्टाकर, महाराजा धीराज और भट्टाकर, भट्टा
भट्टारक, ठीक है, महाराजा राजा धीराज लगाते थे। मैत्रक शासक धरसेन ने परमेश्वर और चक्रवर्ती की उपाधि जोड़ ली। जो एक मैत्रक शासक थे धरसेन, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर और चक्रवर्ती की उपाधि जो है धारण कर ली। हर्षवर्धन उनके पिता, जो हर्षवर्धन है उनके पिता और उनके ने परम भट्टारक, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। बादामी के चालुक्य अपने आप को महाराजा परमेश्वर, जो बादामी के जो चालुक्य थे वो लोग अपने आप को कहते थे महाराजा, जो अपने आप को कहते थे महाराजा परमेश्वर कहते थे। राजा धीराज परमेश्वर तथा महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टाकर जैसी उपाधियों से विभूषित थे, यानी जुड़े हुए थे, यानी सेम थे। 7वीं सदी के पल्लव शासक नरसिंह ने 250 उपाधियां ग्रहण की। इन भड़कीली राजनीतिक उपाधियों से तत्कालीन राजनीतिक संगठन की प्रवृत्ति और संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मध्यकालीन राजा संपूर्ण क्षेत्र पर सीधे शासन न करके केंद्रीय भाग पर शासन करता था। जो हमारे शासक हुआ, जो मध्यकालीन के युग, मध्यकालीन जो शासक हुआ करते थे वो संपूर्ण यानी पूरे क्षेत्र पर शासन ना करके क्या करता था, वो सीधे क्या करता, शासन ना करके वो केंद्रीय भाग पर शासन, जो उसका केंद्र होता था ना, जहां वो रहा करता था, केंद्र में शासन करता था, बाकी जगहों पे क्या करता, अपने चेलों चपाटों को बैठा दिया करता था। शेष भूभाग पर शासन उनके अधीनस्थ छोटे छोटे राजाओं द्वारा किया जाता था, जो कि मैंने आपको बता दिया कई प्रकार के होते थे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनमें बड़े क्षेत्रों के राजाओं से लेकर छोटे सरदार और कबीलाई नेता भी शामिल होते थे। यह श्रेणीबद्ध ढांचे बड़े राज्यों से लेकर छोटे राज्यों में होता था। ये श्रेणीबद्ध यानी एक तरह से जो बंधा हुआ था, बटा हुआ होता था, श्रेणीबद्ध होता था, ये छोटे राज्यों से लेकर के बड़े राज्यों तक होता था। इन अधीनस्थ राजाओं को सामूहिक तौर पर सामंत कहा जाता था। ये जो अधीनस्थ राजा थे, इन सभी को सामूहिक तौर पर सामंत कहा जाता था। आरंभ में इनका तात्पर्य पड़ोसी अथवा पड़ोस के राजा से था। आरंभ में इनका जो तात्पर्य था किससे था, पड़ोसी अथवा पड़ोस के राजा से था। अब इनका नया अर्थ हो गया था। अब इनका क्या है, नया अर्थ हो गया था। अधीनस्थ राजा सामंतों की पहचान राजनीतिक स्थिरता और अशांति के संवाहक के रूप में करते थे। यानी संवाहक के रूप में क्या करते थे, वे हमेशा गड़बड़ी फैलाने, केंद्र समस्याओं और कमजोरियों का लाभ उठाने में सबसे आगे रहते थे। यहाँ तक कि वे अपनी राजा से सत्ता छीनने में के पीछे नहीं हटते थे। यहाँ तक कि वो अपने राजा की भी सत्ता को छीनने में पीछे नहीं हटते थे। ठीक है, कुछ उनके हेटर्स हुआ करते थे वो लोग। ठीक है, संधि विग्रहिका, दंडनायक जैसे कुछ पद इस काल में प्रयोग होते थे। धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत की अधिकांश राज्य व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण पद बन गया। प्राचीन भारत में स्थानीय प्रकाशन के पर्यवेक्षक के लिए राज्य द्वारा समितियों को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, समितियों को नियुक्त किया गया। बाद में यह कार्य स्थानीय प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। बाद में कार्य किसको सौंप दिया गया, स्थानीय जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, जो वहां पे रहकर राज कर रहे होते, उनको सौंप दिया गया। अब आता है हमारा अर्थव्यवस्था। क्या आता है हमारा अर्थव्यवस्था, आर्थिक पक्षों का पुनर्निर्माण मुख्य रूप से। ठीक है, भूमि अनुदान संबंधी शिलालेख। ठीक है, क्या है, हमें जो पक्षों का जो पुनर्निर्माण करने का जो मुख्य रूप है, जो मिला क्या है, भूमि अनुदान, जो भूमि दान में दिया था उनके जो अभिलेख है वो। ठीक है, सिक्कों से हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है कि सिक्के कैसे थे। उपनिषद संबंधी पुरातात्विक साक्ष्य, जो उपनिषद में जो है उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो। साहित्यिक साक्ष्य, जो हमें साहित्य प्राप्त है, साहित्यिक साक्ष्य। और हैंसंग के विवरण, और जो हैंसंग द्वारा जो दिया गया विवरण है उससे भी हमें अर्थव्यवस्था का पता चलता है। इनका अध्ययन निम्नलिखित कारणों से किया जा सकता है। इन सभी का जो अध्ययन है वो निम्नलिखित कारणों से किया जा सकता है। कृषि का निरंतर और अभूतपूर्व विकास, कृषि का नियंत्रण और अभूतपूर्व विकास। देहातों में भूपतियों के एक नए वर्ग का उद्भव या उदय। ठीक है, कृषक वर्ग की स्थिति में आए बदलाव, यानी कृषक वर्ग की आय में स्थिति में क्या हुआ, बदलाव आया। शिल्प उत्पादन, व्यापार तथा नगरीकरण में विकास। ठीक है, हैंसंग के ब्राह्मण के समय ईसा की
7वीं सदी तक संपूर्ण उपमहाद्वीप में कृषि क्षेत्रों का उदय हो चुका था। फिर भी सभी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था एक जैसी विकसित नहीं थी। यानी उदय तो हो चुका, लेकिन सभी क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक समान नहीं थी। उदाहरण के लिए निचली सिंधु के समांतर विस्तृत क्षेत्र में लोग पशुचरी से जुड़े थे। अन्य कई क्षेत्र जंगलों से भरे थे और कुछ भूमि उजाड़ पड़ी थी। उजाड़ पड़ी थी। इससे यह पता लगता है कि कृषि की संभावना अधिक थी। इससे पता चलता है कृषि की जो संभावना है वो अधिक थी। आरंभिक मध्यकाल में भूमि अनुदान की बढ़ती संख्या को कृषि विस्तार की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के रूप में देखा जाता था। या फिर यानी कि देखो जो आरंभिक जो मध्यकाल था उस टाइम पे भूमि अनुदान, भूमि जो दान में दी जाती थी, भूमि दान बढ़ती संख्या को, ये जो बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, उन सभी को भोजन प्राप्त हो सके उसके लिए कृषि विस्तार की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में भी मदद करता था। कृषकों की बढ़ती संख्या, यानी देखो जमीन कृषक उस पर कृषि करेंगे तो कृषकों की बढ़ती संख्या, जमीन पर कृषि कार्य जारी रहा। यानी कृषकों की दिन प्रतिदिन क्या संख्या बढ़ रही थी, जिससे कृषि कार्य जारी रहा और राज्य की ओर से उन्हें पूरा प्रोत्साहन मिला। और उन्हें राज्य की ओर से पूरा प्रोत्साहन दिया जाता था कि आप लोग कृषि करें। कृषि का विस्तार हर दृष्टि से एक व्यापक घटना थी। कृषि का जो विस्तार था वो एक हर दृष्टि से क्या है, एक व्यापक यानी बहुत बड़ी घटना है। इतना क्लियर है? ठीक है। इससे नए क्षेत्रों में राज्यों के उदय में मदद मिली। इससे जो नए क्षेत्र वहां पे जो राज्य है उनको उदय में भी मदद मिली। पल्लव राज्य में सिंचाई प्रणाली के निर्माण और रखरखाव की उचित व्यवस्था थी। यानी जो पल्लव जो राज्य है वहां पे सिंचाई प्रणाली के निम्नलिखित और जो रखरखाव की जो उचित व्यवस्था थी, उचित व्यवस्था की गई थी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पल्लव राजा पलार घाटी में कांचीपुरम के चारों ओर अनेक कुंडों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यानी जो पल्लव के जो राजा हैं, ठीक है, पल्लव राजा जो है ये पलार घाटी में कांचीपुरम के चारों ओर अनेक कुंडों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है। पांड्य राज्य में, जो पांड्य एक राज्य है, पांड्य राज्य में दक्षिण तमिलनाडु में सिंचाई के साक्ष्य ग्रेनाइट के जल मार्गों पर छोटे मोटे पुरालेख उपस्थित थे। छोटे मोटे क्या पुरालेख उपस्थित थे यानी लिखे गए थे। कृषि अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थी धार्मिक व्यक्तियों और संस्थाओं को भूमि अनुदान देकर भूपतियों के वर्ग का निर्माण करना। कृषि जो अर्थव्यवस्था थी इसका एक मुख्य विशेषता यह थी कि जो धार्मिक व्यक्ति है ना, जो धार्मिक व्यक्ति से जो धर्म से जुड़ा हुआ है, उन व्यक्तियों को, संस्थाओं को भूमि अनुदान देकर के भूपतियों के वर्ग का निर्माण करना। यानी जो भूपति वर्ग का जो था उसका निर्माण करता है, जिसका बहुत ज्यादा भूपति और भूस्वामी वो भूपति होता है। डन है इतना? ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने समाज की। किसकी बात करते हैं? समाज की। आरंभिक मध्यकाल के संक्रमण में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित किया गया है। इन परिवर्तनों को जाति व्यवस्था, क्षेत्र विस्तार और नारियों की स्थिति से काफी अच्छे से समझा जा सकता है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति एक मूल इकाई है। किसी जाति का सदस्य अपनी ही जाति के भीतर वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। कोई भी जो जाति है वो क्या करता है, वैवाहिक संबंध अपने ही जाति के भीतर जो है, अपना ही जाति के भीतर क्या कहते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। अनेक जातियां किसी समान पेशे या हैसियत के लोगों से मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। ये जो अनेक जो जातियां है किसी समान पेशे या फिर किसी समान पेशे हैसियत के लोगों से मिलकर क्या समूह का निर्माण करते हैं। यह समूह चतुर्वर्ण का निर्माण करते हैं। ये समूह क्या कहते हैं, 4 वर्णों का निर्माण करते हैं। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं उनको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। पहला वर्ण आता है हमारा ब्राह्मण। पहला वर्ण क्या है हमारा ब्राह्मण। दूसरा वर्ण क्या है हमारा क्षेत्र। तीसरा है हमारा वैश्य। चौथा क्या है हमारा शूद्र, जो कि आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा था। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के साक्ष्यों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारी संख्या में उपमहाद्वीप से बाहर के अप्रवासी हुर्न, गुर्जर इत्यादि यहाँ अपने उपनिवेश बसा रहे थे। यानी बाहर के लोग यहाँ पे आकर के क्या यहाँ पे रह रहे थे। ऐसा लगता है कि गुर्जर मुख्यतः पश्चिम और उत्तर भारत में फैल गए थे। ऐसा लगता है कि जो गुर्जर लोग थे, सॉरी फ्रेंड्स, जो गुर्जर लोग थे वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में फैल गए थे। इस काल में कुछ क्षेत्र में गुर्जर समाज की मूल संरचना का क्रमिक रूपांतर हो रहा था। क्योंकि इस काल के अंत में हम ना सिर्फ
हम ना सिर्फ इनके एक छोटे वर्ग को शासकों के रूप में बल्कि शेष का कृषक के रूप में उद्भव होते हुए देखते हैं। केवल ये एक शासक नहीं बने, गुर्जर प्रतिहार एक शासक नहीं बने, ये क्या हुआ, ये जो है एक कृषक वर्ग के रूप में भी इनका उद्भव हुआ या फिर उदय देखने को हमें मिलता है। हुर्नो जो है, हुर्नो को परंपरागत 36 क्षेत्र गोत्रों में से एक के रूप में स्वीकृति में काफी समय लगा। भारत का एक बड़ा भाग जंगलों से भरा पड़ा था। भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो क्या किससे भरा पड़ा था, जंगलों से भरा पड़ा था, जिसमें पशुचरित और आदिम कृषि कार्य करने वाले छोटे बिखरे हुए आखेटकों, संग्रहकों और कबीलों के समूह निवास करते थे। क्या करते, कबीलों के समूह निवास करते थे। हेनसंग ने दक्षिण आंध्र प्रदेश को लुटेरों से पीड़ित विरल आबादी वाला जंगली क्षेत्र बतलाते हुए ऐसे मूल निवासियों से भरा एक जंगली क्षेत्र का जिक्र किया है। यानी कि जो हेनसंग है उसने अपने दक्षिण आंध्र प्रदेश को लुटेरों से पीड़ित यानी लुटेरों से भरा हुआ क्या है, आदामी वाला जंगल बताया है, ठीक है, जहां पर निवासियों से भरा एक जंगली क्षेत्र है। क्षेत्र का जिक्र वो करते हैं, बताते हैं, जो स्थिर जीवन नहीं बिताते थे और जिनकी वैध आजीविका लूटपाट थी, जिनकी जो क्या करते थे, एक स्थिर जीवन नहीं, एक जगह पे स्थायी तरह से नहीं रहते थे, उनका जो जीवन था वो कैसे था, लूटपाट वाला हुआ करता था, क्योंकि वो स्थायी नहीं थे, वो घुमंतु थे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जातीय समाज भी राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारात्मक परिवर्तनों के अनुकूल अपने को बदल रहा था। इसका एक रोचक उदाहरण है काश्यप कहे जाने वाले पेशेवरों का एक जाति का स्वरूप ग्रहण करना। ठीक है, महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन एक बार और इस वीडियो को देखना, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, देखो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट है और हमारे लिए भी क्या है, नया है, तो नई चीजें हमें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, एक दो बार और देखो वीडियो को, समझ में अच्छे से आ जाए। बाकी इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, बस हमें क्या पढ़ के बस हमें याद रखना है कि कब क्या क्या चीजें हो रही है, किसके साथ हो रही है। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में कश्यपों का उदय हुआ। ठीक है, गुप्त काल से शुरू होता है, कश्यपों का जो उदय होता है कब से होता है, गुप्त काल से शुरू होता है, और हमारे अध्ययन के काल के बाद जाति के रूप में देखते हैं, और हम इसे अध्ययन के काल के टाइम पे जाति के रूप में देखते हैं। उपलब्ध स्रोतों से, यानी उपलब्ध जितने भी साक्ष्य उनसे ये पता चलता है कि यह वर्ग अनेक समुदायों, ठीक है, से आते थे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के शिलालेखों में बंगाल में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के नाम से वासु घोष, देखो वासु घोष, दत्त इत्यादि प्रत्यय जुड़े मिलते हैं, जो अब बंगाली ब्राह्मणों के बदले बंगाली कश्यपों के उपनाम हो गए हैं। जो क्या है, बंगाली ब्राह्मणों के आप क्या है, बंगाली कश्यपों के उपनाम हो गए हैं। लगभग तीसरी सदी से लेकर गुप्तोत्तर सदियों तक अस्पृश्यता के, यानी अस्पृश्य जो लोग छू दे, जिनको छूना भी गलत माना जाता था, अस्पृश्यता के इतिहास में अनेक विकास होते हैं। वैसे इनका चलन पहले भी था, लेकिन अस्पृश्य पद का प्रयोग इसी अवधि में पहली बार देखने को मिला है, पहली बार हुआ। कौन सी अवधि में था, हमारा तीसरी सदी से गुप्तोत्तर सदी में। ठीक है, तीसरी सदी से लेकर के गुप्तोत्तर सदियों तक अस्पृश्य के इतिहास में अनेक विकास होते हुए हमने देखा है। डन है इतना? ठीक है, अस्पृश्य जातियों की संख्या विशेषकर आदिवासी समूह के जातीय समाज में अंतर्लीनकरण के कारण बहुत बढ़ गई है। ठीक है, फिर भी चंडाल और श्रप्त जिनमें विशिष्ट हैं, जिसमें चंडाल और जो ये हमारे क्या है, श्वेत है, वो जो वैश्य है, यहाँ पे क्या आएगा, वैश्य, चंडाल और जो वैश्य है वो विशिष्ट है। इन लोगों के दैन्य जीवन में विदेशी पर्यवेक्षकों का ध्यान इनकी ओर खींचा है। इन लोगों के जो दैन्य जीवन है, इतना मुश्किल भरा जीवन है, इन्होंने ही क्या किया है, जो पर्यवेक्षक विदेशी जो लोग हैं उनका ध्यान इन लोगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है, खींचा है। पहले तो गुप्तोत्तर काल में फाहियान का ध्यान इस ओर गया। पहले तो गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ, फाहियान का ध्यान इनकी ओर गया। आगे चलकर 7वीं सदी में हेनसेंग ने टिप्पणी की, आगे चल के हेनसेंग ने क्या की, टिप्पणी की। कसाईयों, मछुआरों, नाट बाजीगरों, जल्लादों और सफाई कर्मियों के निवास स्थान का चिन्ह
चिन्ह अलग था। इन लोगों को अलग ही चिन्हित किया जाता था, वो लोग अलग ही रहा करते थे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह नगर के बाहर रहने के लिए बाध्य थे। वो लोग क्या करते? नगर से बाहर रहा करते थे और बस्तियों में जाते समय वो बाईं ओर खिसका जाते थे। और क्या थे? बस्तियों में जब जाते तो बाईं ओर खिसक जाते थे और उनके पीछे क्या होता था ना, एक कुछ टंगा हुआ रहता, जिससे कि जब वो चलते थे तो उनके पीछे की जो पैरों के जो निशान थे वो मिटते हुए जाते थे, यानी कि झाड़ू लगता हुआ जाता था। और उनको देखना भी या छूना भी अस्पर्श माना जाता है, देखना भी गलत माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि दास प्रथा बिना किसी खास परिवर्तन के चलती रही। ऐसा माना जाता है कि जो दास प्रथा थी ना, वो बिना किसी खास परिवर्तन के, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वो सेम एग्जैक्ट वैसा ही चलता रहा। इस समय सती प्रथा मौजूद थी। इस टाइम पे क्या थी? सती प्रथा मौजूद थी। आप लोग पता है दास प्रथा क्या थी, सती प्रथा क्या थी, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आरंभिक मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार आ गया था। यानी आरंभिक यानी जो स्टार्टिंग टाइम था, स्टार्टिंग मध्यकाल तक के टाइम में क्या हुआ, तो महिलाएं की जो स्थिति थी ना, उसमें थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा सुधार आ चुका था। सो फ्रेंड्स, आज का जो आपका चैप्टर है, आपका जो वीडियो है, वो यहीं पे एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। कुछ चीज आप लोगों को हार्ड लग रही होंगी, कई बार क्या है कि आप लोगों ने फर्स्ट बार पढ़ा है, तो प्लीज एक बार और इस वीडियो को देखना। बाकी कोई डाउट आपको होता है तो आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पूरी कोशिश होगी आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ, इस नोट्स में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग याद रखें कौन सा टाइम पीरियड रहा है, कब क्या क्या चीजें शुरू हो रही है। ठीक है, सेम अगर आप बुक से पढ़ते तो बुक से पढ़ने आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नोट्स निकाले हैं, बहुत मेहनत से नोट्स निकाले हैं। तो फिलहाल आप लोग इसी को देखो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके जितनी न्यू वीडियो उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।